नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं 12th की सोशल साइंस की बुक्स के बारे में, उसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अपन है जो इस यूट्यूब चैनल पर इस ऑनलाइन माध्यम से है जो अपन बात करेंगे वो 12th के जो सोशल साइंस के केमिस्ट्री है, सोशल साइंस है, जो मृदा विज्ञान है, उसकी है जो अपन सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं। सपनों के इस जंग में आप सबका है जो स्वागत है। और आज अपन है जो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जो अपना सोइल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो 12th क्लास में, वो चैप्टर है सोइल्स, मिनरल्स, रॉक्स एंड सोइल्स फॉर्मेंटेशन, यानी कि मृदा, खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की चट्टानें और मृदा का निर्माण के बारे में बात करेंगे। मृदा की उत्पत्ति के बारे में अपन है जो बात करने वाले हैं। आज अपन बात करते हैं मृदा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? मृदा के बारे में बात करते हैं। अगर अपन मृदा की बात करें या सोइल की बात करें तो ये सोइल शब्द है जो लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द है? सोइल शब्द है एक लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ये है जो लैटिन भाषा का शब्द है तथा इसकी उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि सोइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों, सोइल शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा का जो सोलम शब्द है, इस सोलम शब्द से है जो इसकी उत्पत्ति हुई है। और अपन बात करें इस सोलम की, तो इस सोलम का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। जिस प्रकार एक फर्श होता है जो सबसे ऊपरी सतह होती है फर्श, उसी प्रकार जो मृदा है वो पृथ्वी की है जो सबसे ऊपरी परत होती है। तो अपन को ध्यान रखना, सोइल शब्द की उत्पत्ति है जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, ये ध्यान रखना। और जो मृदा है, मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा किसको कहेंगे अपन? सीधी भाषा में बोले अपन, सरल भाषा में, तो मृदा है जो अपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ही क्या है? मृदा है। ध्यान रखना, मृदा है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। उसके बाद में अपन बात करें तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। कैसा है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। किससे निर्मित है? मृदा है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। इसको है जो अपन कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। ध्यान रखना, मृदा को है जो अपन कभी भी है जो कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। और ये एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। त्रिविमीय कैसे हुआ? त्रिविमीय की बात करें अगर, तो इसमें क्या है कि इसकी लंबाई भी होती है और गहराई भी होती है तथा चौड़ाई भी होती है, इसलिए इसकी विमा है जो 3 हो गई है, 3D अपन कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। उसके बाद बात करें, इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है और इसकी गहराई होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है सोइल की परिभाषा के बारे में भी, तो भी बताना है अपन को। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो मृदा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या सतह मानी जाती है। और ये त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसमें क्या होती है? जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और अपन इसको गड्ढा करते हैं तो ये गहराई भी होती है। और ध्यान रखना, इसके अलावा मृदा है जो पौधों की वृद्धि के लिए है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? मृदा है जो पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। जिस प्रकार ये मान लो मृदा है और इसके अंदर ये पौधा उगा हुआ है, कोई भी क्या है? पौधा है, तो इसकी जो जड़ें हैं ये मृदा के अंदर होगी और जो जड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करेगी हवा के अंदर या किसी तूफान वगैरह में, जो पौधों को गिरने से बचाती है, तो वो कौन बचाती है? गिरने से है जो मृदा है जो पौधों को बचाती है। इसलिए इसको अपन कह सकते हैं मृदा पौधों को क्या करती है? यांत्रिक आधार प्रदान करती है, उसको गिरने से बचाती है। उसके अलावा बात करें तो मृदा है पौधों को जल एवं पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा क्या करेगी? ये जड़ है, जड़ों का जो आगे के केसी रंध्र होते हैं, केसी रंध्रों के अंदर है जो केसीय जल पाया जाता है। मृदा के अंदर कौन सा जल पाया जाता है? केसीय जल पाया जाता है। मृदा के अंदर जो केसीय जल होता है, उस केसीय जल से जो मृदा की जो पौधे की जो जड़ें होती है, जड़ों की जो रोम होती है, वो केसीय जल को ग्रहण करती है और इस केसीय जल के साथ में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को भी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। खनिज पदार्थों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है, पोषक तत्व है, इनको प्रदान करती है। उसके अलावा मृदा भूमि की ऊपरी सतह है। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि मृदा है क्या है? भूमि की है सबसे ऊपर की सतह है। मृदा भूमि की सबसे ऊपरी सतह है। ये असंगठित खनिज पदार्थ है। कैसे? ये असंगठित है, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। वो संगठित रूप से न पाकर कहीं पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कहीं पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। उस प्रकार से ये असंगठित है, इसका अपन खनिज पदार्थ का है जो संगठित नहीं बता सकते। उसके अलावा बात करें, ये पौधे वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। मृदा है जो पौधों की वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। अपन अगर पौधों को वृद्धि करवाना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से वृद्धि करवाना चाहते हैं, तो
वो है प्राकृतिक माध्यम। आजकल क्या है कि विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिया वगैरह जो पौधे होते हैं उनको है जो अपन जल के अंदर भी है जो वृद्धि करवा सकते हैं। लेकिन अगर अपन प्राकृतिक रूप से देखें, नेचुरल मीडियम में देखें, प्राकृतिक माध्यम है तो मृदा है। उसके बाद में बात करते हैं मृदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया, यानी कि मृदा को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से क्या है परिभाषाएं दी है। अब अपन बात करने वाले हैं जो मृदा की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अपन बात करते हैं मृदा परिभाषा की, तो एक वैज्ञानिक था जोफ्रे और मार्बेट, दो वैज्ञानिक थे जोफ्रे और मार्बेट नाम के जो दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? जोफ्रे और मार्बेट नाम के जो दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने है जो मृदा की क्या परिभाषा दी है उसके बारे में बात करते हैं। उसके अनुसार मृदा है क्या है? प्राकृतिक पिंड है। जोफ्रे और मार्बेट के अनुसार क्या है? मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड है। इसको है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये भगवान की देन मान सकते हैं अपन, इसको कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। उसके अलावा बात करें ये प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। किससे हुई है? मृदा में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ है, जैसे चट्टाने हैं, अवसादी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, ये विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रकृति द्वारा बल लगाए जाते हैं। जैसे प्रकृति द्वारा बल कैसे? जैसे सूर्य ताप है, अगर चट्टाने के ऊपर सूर्य ताप ज्यादा गिरेगा तो वो तापमान की वजह से गर्म हो गई, तथा रात के समय जब तापमान कम होगा तो तापमान कम की वजह से वो ठंडी हो गई तो फैलाव और उसमें संकुचन पाया जाता है, जिसके कारण वो मर्द चट्टाने टूट जाती है धीरे धीरे। उसके अलावा अपन जल मान सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बल है, जो प्राकृतिक बल है। ध्यान रखना, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? तो प्राकृतिक पदार्थों से और प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। उसके बाद में बात करें इसकी भिन्न भिन्न गहराइयों के बारे में। मृदा के अपन अगर ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो और ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो इनमें विभिन्न गहराई में जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग शस्त्र दिखाई देते हैं, अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है। विभिन्न खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के शस्त्रों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जब अपन मृदा को ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के जो लेयर्स दिखाई देते हैं, शस्त्र दिखाई देती हैं, उनको अलग अलग प्रकार से है जो खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों के आधार पर। खनिज पदार्थ की बात करें तो अपन है जो आगे पाठ पढ़ेंगे, इसमें जो खनिज पदार्थ पढ़ेंगे। और अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे जीवों और पादप जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है, उनके अलावा पादप वगैरह है, इनका जो अपशिष्ट या फिर इनके जो अवस्तरण है, जो इनका उत्पाद प्राप्त होता है, वो होते हैं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनके आधार पर मृदा शास्त्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे बात करें अपन मृदा शास्त्र की तो ए शास्त्र है, ओ शास्त्र है, सी शास्त्र है, ओ ए सी, इनके अलावा इनके हिसाब से जो इनको बांटा गया है, इनके भेद किए जाते हैं। यह शास्त्र अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं जो अपने जैविक प्राकृतिक पदार्थ यानी कि पैतृक पदार्थ है जिससे इनका निर्माण होता है। विभिन्न शास्त्रों का जिन पदार्थों से निर्माण होता है उसे पैतृक पदार्थ बोलते हैं। बात करें अपन पैतृक पदार्थ की, किसकी बात करें दोस्तों? पैतृक पदार्थ की बात करें कि पैतृक पदार्थ क्या होता है? पैतृक पदार्थ क्या होता है कि वे पदार्थ जिनसे है जो मृदा का निर्माण होता है या मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं या पदार्थ होते हैं उनको पैतृक पदार्थ कहते हैं। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। वे पदार्थ जिनसे मृदा का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे है जो पैतृक पदार्थ बोला जाता है। ध्यान रखना, पैतृक पदार्थों से आकारिकी यानी कि आकार, मार्फोलॉजी, आकार की बात करें तो क्या होती है? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में ये भिन्न हो गई, आकार में भिन्न हो गई। उसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, भौतिक गुण की बात करें तो वो भी है जो पैतृक पदार्थों से भिन्न हो गई। उसके अलावा इसकी बनावट है, विभिन्न प्रकार की जो बनावट है, प्रिज्मी है या फिर गोली है, पिंडी है, उनकी बनावट से भी ये भिन्न हो गई। और रासायनिक गुण है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके संगठन है जो कंपोनेंट्स के, उनसे भी भिन्न हो गई। उसके अलावा उसमें जैविक लक्षण से भी भिन्न हो गई। ध्यान रखना, मृदा क्या है? मृदा है
मृदा में जो जैविक लक्षण विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं उनसे भी भिन्न होगी। तो जोप्प एवं मार्बर्ट ने क्या परिभाषा बताई है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित होती है तथा भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के शास्त्रों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। अपन अलग अलग जब नीचे जाते हैं तो इनके खनिज और कार्बनिक अवयवों के जो शास्त्र होते हैं, जो लेयर्स होती है, उनके अनुसार इनके भेद किए जाते हैं। और ये शास्त्र है जो अपने नीचे पैतृक पदार्थों से जो शास्त्र निर्माण होता है, जिनसे जो अपने नीचे पैतृक पदार्थ होते हैं, चट्टाने वगैरह होती है, उनसे आकारिकी, बनावट, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, संगठन में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये है जोप्प एवं मार्बर्ट के अनुसार परिभाषा दी हुई। अब बात करते हैं अपन उसके आगे। एक और वैज्ञानिक है, आगे एक और वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में अपन है जो बात करेंगे। उसके आगे की बात करते हैं अपन। तो आगे अपन बात करते हैं, आगे एक वैज्ञानिक हुए बकमैन एवं ब्रेडी। कौन हुए? आगे एक वैज्ञानिक हुए बकमैन एवं ब्रेडी। और इन बकमैन एवं ब्रेडी ने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में अपन है जो बात करने वाले हैं। बकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार मृदा की क्या परिभाषा है, बात करते हैं। तो बकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार क्या है, इन्होंने भी क्या बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। बकमैन एवं ब्रेडी ने भी बताया है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। तो अपन को ध्यान रखना है, कोई भी परिभाषा लिखे उसमें अपन को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मृदा क्या है, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। कोई भी अगर परिभाषा पूछता है, सोइल की अपन को डेफिनेशन पूछता है, तो उसमें अपन को एक बात जरूर बतानी है कि ये एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के क्षरणने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है। ये लाइन क्या कहना चाहती है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और इसका निर्माण किससे होता है, तो विच्छेदित। विच्छेदित क्या होते हैं, जो जिसमें जो विच्छेदन होता है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ हैं जो बड़े रूप से छोटे छोटे रूपों में टूटते हैं, जिससे उनका क्या होता है, खंडन या विच्छेदन होता है। तो उससे उसके अलावा विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा उसके जो अपक्षयन क्रिया की जाती है, जिससे वो अपक्षित हो जाते हैं। तो खनिज पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ, जब कार्बनिक पदार्थ है खनिज पदार्थों का क्या विच्छेदन होता है और अपक्षित होते हैं, तो ये जो विभिन्न पदार्थों में परिवर्तनशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विभिन्न पदार्थों का परिवर्तनशील हो जाते हैं। और इन विभिन्न पदार्थों का जो मिश्रण होता है, इसी को ये क्या कहते हैं, जो प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है, तो ये क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। तो अपन देखते हैं, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विभिन्न प्रकार के जो विच्छेदित अपक्षित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बनते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ हो गए, उनको सड़ने की जब सड़ेंगे तो उन जो पदार्थों का मिश्रण प्राप्त होगा, और इन पदार्थों का मिश्रण है जो प्रोफाइल के रूप में जो विकसित हो जाता है, जिससे क्या होती है, मृदा अपन है जो कहते हैं। और ये पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है। मैंने पहले ही बताया है कि मृदा क्या है, मृदा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, पतले आवरण के रूप में है जो इसको ढकती है, तथा जल और वायु की उपयुक्त मात्रा मिलने पर पौधों को क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, यांत्रिक आधार और जीविका प्रदान करती है। अब बात करते हैं अपन इसकी, बकमैन एवं ब्रेडी ने क्या परिभाषा दी है, तो इन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो है कार्बनिक पदार्थों तथा खनिज पदार्थों के अपक्षयित एवं विखंडन से निर्मित, अपक्षयित एवं विखंडन तथा उनके सड़ने से निर्मित विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से एक प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। और इसमें जो जल है वायु की मात्रा मिलती है। अगर पौधे मृदा को है जो जल और वायु उपयुक्त मात्रा में मिलती है, तो ये पौधों को है जो यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और तथा उसकी है जो जीविका प्रदान करती है, यानी कि उसको है जो जीवन यापन के लिए उपयुक्त माध्यम प्रदान करती है। अब बात करते हैं अपन इसके कैरेक्टर्स की, यानी कि मृदा की क्या क्या विशेषता है। किसकी बात करते हैं, मृदा की विशेषता की बात करें अपन। अगर बात करें मृदा की विशेषता की बात करें कि मृदा की क्या क्या विशेषता है, अपन है जो मृदा एक अच्छी मृदा होती है, जो जिसको अपन मृदा या सोइल बोलते हैं, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। वैसे मृदा तो ऊपरी परत होती है, उसके अलावा भी अपन अगर जमीन को खोदते हैं तो इसके नीचे भी जो मृदा मिलती है, क्या उसको अपन मृदा कह सकते हैं, या उसमें जो मृदा उर्वरता के गुण पाए जाते हैं, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो एक अच्छी मृदा की क्या विशेषता होनी चाहिए उसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। विशेषता की बात करें तो मृदा क्या है, एक नेचुरल बॉडी है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कुछ भी पूछे तो अपन को बताना है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। ये पादप वृद्धि के लिए क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है तथा पादप वृद्धि के लिए क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम है।
तथा कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, कभी भी मृदा का है जो कृत्रिम रूप से है, जो इसको अपन सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी कि कृत्रिम रूप से अपन इसका निर्माण नहीं कर सकते। ध्यान रखना, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो पादप वृद्धि के लिए क्या है, एक प्राकृतिक माध्यम प्रदान करती है, और इसका अपन कभी भी कृत्रिम रूप से है जो सिंथेसिस नहीं कर सकते, संश्लेषण नहीं कर सकते। अब अपन बात करें इसकी विशेषता की, तो विभिन्न शास्त्रों में विभाजित होती है। मृदा का है जब अपन ऊर्ध्वाधर काट लगाते हैं, मृदा मान लो ये फरस है, इसको अपन जब काटेंगे मृदा को, तो इनके जो ऊर्ध्वाधर काट लगाएंगे तो उनमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग है जो लेयर्स दिखाई देंगे, अलग अलग परतें दिखाई देगी। इन परतों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा प्रोफाइल कहा जाता है, यहाँ इसको अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो पहली विशेषता क्या हो गई कि मृदा को विभिन्न ऊर्ध्वाधर रूप में काटते हैं, तो विभिन्न इसमें है जो विभिन्न प्रकार के सांस्तर दिखाई देती है। ये सांस्तर किससे निर्मित होते हैं, तो ये संचार, पदार्थों के संचार, यानी कि पदार्थ है जो ऊपर से नीचे निक्षालन की क्रिया होती है, उसके द्वारा ऊपर से नीचे जाते हैं। उसके अलावा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तथा पदार्थों का संचयन होता है, यानी कि जब ऊपर के सांस्तर से नीचे के सांस्तरों में पदार्थ जाते हैं तो नीचे के सांस्तर में पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके क्या बोलते हैं, संचयन बोलते हैं। इसके कारण है जो विभिन्न परतें बनती है। मृदा के परतें बनने का क्या कारण है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संचार, स्थानांतरण तथा संचयन से है जो विभिन्न परतें बनती है। उसके अलावा बात करें तो मृदा में विभिन्न पैतृक पदार्थ हैं, जलवायु संबंधी कारकों के कारण मृदा के जो विभिन्न प्रकार के पैतृक पदार्थ है जिनसे है जो मृदा का निर्माण होता है, पैतृक पदार्थ है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के जलवायु संबंधी कारक, जलवायु संबंधी कारक कैसे है, जैसे तापमान है, वर्षा है, वायु की गति है। इनके कारण है जो मृदा की मार्फोलॉजी, रासायनिक और जैविक अंतर पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदा है जो विभिन्न जगहों पर है, उसमें आकारिक रूप से, रासायनिक रूप से और जैविक रूप से है जो इसमें विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता का कारण क्या है, एक तो हो गया पैतृक पदार्थ। अगर मान लो अम्लीय चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है तो वह मृदा कैसे होगी, अम्लीय प्रकृति की होगी, यानी कि अगर क्षारीय चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है तो वो क्षारीय मृदा होगी। उसी प्रकार जलवायु संबंधी कारक, जैसे विभिन्न प्रकार के जलवायु है, अगर उस जलवायु संबंधी कारकों के कारण अगर कहीं मान लो शुष्क क्षेत्र है तो शुष्क क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, बलुई मृदा होगी। शुष्क क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, बलुई मृदा होगी। जलवायु संबंधी में अपन एक एग्जांपल देखते हैं। अगर अपन मान लो शुष्क क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मृदा कैसी होगी, बलुई मृदा होगी। उसके अलावा अपन बात करें मैदानी क्षेत्रों की, कौन से क्षेत्रों की, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में मृदा होगी वो जलोढ़ मृदा होगी। इसके कारण मृदा में मार्फोलॉजिकल्स, रासायनिक और जैविक अंतर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके आगे मृदा के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि मृदा के क्या क्या कार्य होते हैं। बात करते हैं अपन मृदा के कार्य के बारे में। अगर अपन मृदा के कार्य के बारे में बात करें, मृदा के फंक्शन के बारे में बात करें तो पहला कार्य क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और मृदा का पहला कार्य क्या है, ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पहली है भूपपड़ी की अर्थ क्रस्ट एवं वायुमंडलीय के मध्य मृदा एक क्या है, आंतरिक सतह होती है। जो भूपपड़ी होती है, मृदा की जो ऊपरी अर्थ क्रस्ट होती है उस वो तथा जलवायु के मध्य एक क्या परत होती है जिसके ऊपर अपन कृषि कार्य करते हैं, वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। इस प्रकार ये प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करती है। मृदा में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक साधन है, ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का क्या होता है, पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है। जैसे इसमें पुनः चक्रण की बात करें तो नाइट्रोजन चक्र, इसमें नाइट्रोजन चक्र होता है। इसमें है जो फास्फोरस चक्र चलता है। इस मृदा में है जो कार्बन चक्र चलता है। इस प्रकार के जो ये विभिन्न प्रकार के चक्र चलती है, ये रिसाइकलिंग की क्रिया है वो किस में होती है, मृदा में होती है। ये पहला कार्य है मृदा का। क्या कार्य है कि मृदा क्या होती है, कहाँ पर होती है, तो ये भूपपड़ी और वायुमंडल के मध्य मृदा एक क्या होती है, परत के रूप में, एक आंतरिक परत के रूप में होती है, आंतरिक सतह होती है। और इस प्रकार ये प्राकृतिक साधन है विभिन्न प्रकार के, जैसे ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई, उसके बाद में वाटर हो गया, H2 हो गया, ये गैस हो गई, वायु और पोषक तत्वों को क्या करती है, पुनः चक्रण करने का कार्य करती है। आगे देखते हैं अपन अगले कार्य के बारे में। तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्व तथा पादपों की जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह मैंने पहले भी बता रखा है कि मृदा क्या करती है, पौधों की वृद्धि के लिए क्या करती है, उसको है जो यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदा जल एवं पोषक तत्व है जो प्रदान करती है। उसके अलावा बात करें पौधों की जड़ों की श्वसन के लिए, जो पौधे होते हैं ये पौधे श्वसन में कौन सी क्रिया लेते हैं,
श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो श्वसन में कौन सी गैस उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की बात करें अपन, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर है ये अगर अपन प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर है जो पौधे CO2 गैस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कोई भी चाहे मानव का पूछे, जंतु का पूछे, पौधों का पूछे, श्वसन में हमेशा ही ऑक्सीजन लेंगे और प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेंगे। तो मृदा के जो पौधों की जो जड़ होती है वो मृदा के अंदर होती है, उसको श्वसन क्रिया के लिए क्या प्रदान करती है, मृदा ऑक्सीजन प्रदान करती है। तथा मृदा है जो सूर्य ऊष्मा का क्या करती है, भंडार करती है। क्या करती है, जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, उसका है जो मृदा है जो भंडार करती है। तथा उससे है जो पौधों को क्या प्रदान करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और पौधों की जड़ों को क्या प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। और वृद्धि करते हुए पौधों को ये सब प्रदान करती है। अगर अपन इसके तीसरे कारण की बात करें, तीसरे इसके कार्य की बात करें कि मृदा का फंक्शन क्या है, तो मृदा है जो मृदा को ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। मृदा की जो 0 से 15 सेंटीमीटर सतह है, कितनी, 0 से 15 सेंटीमीटर की सतह मृदा है। अपन मृदा के अपन अगर 0 से 15 सेंटीमीटर की सतह की बात करें तो इसका प्रयोग करते हैं अपन कृषि कार्य के लिए। किस में प्रयोग करते हैं अपन इसका प्रयोग करते हैं अपन कृषि कार्य के लिए है जो अपन करते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, कृषि कार्य के लिए करते हैं। ध्यान रखना, अपन कोई भी घर में अपने खेत में जब कृषि कार्य करते हैं तो उसमें कितना सेंटीमीटर की गहराई करनी चाहिए, कम से कम 0 से 15 सेंटीमीटर तक ही भू परिष्करण की क्रिया करनी चाहिए, उसके नीचे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 0 से 15 सेंटीमीटर से नीचे जब अपन जाते हैं तो मृदा में पोषक तत्वों की जो कमी आती है। और मृदा में अगर पोषक तत्वों के नीचे की सतह में कमी है जो वो भू परिष्करण की क्रिया के द्वारा ऊपर की सतह में आ जाती है, तो पौधों को है जो पोषक तत्व है फसलों को कम मिल पाता है। इसलिए जो उपयुक्त मृदा मानी जाती है वो 0 से 15 सेंटीमीटर की है जो मानी जाती है। ये है जो ऊपरी सतह कृषि कार्यों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। मृदा में विभिन्न जीव जैसे पादप और जंतु, उसके अलावा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु है, एक्टिनोमाइसीटीज है। अगर बात करें अपन एक्टिनोमाइसीटीज की तो अपन प्रथम वर्षा के समय जो मृदा से सौंधी सौंधी सुगंध आती है उसका कारण है एक्टिनोमाइसीटीज। इसके लिए भी है जो प्राकृतिक निवास का है जो कार्य करती है मृदा। उसके अलावा बात करें तो मृदा का प्रयोग है जो इमारतों के निर्माण में करते हैं। अपन कोई भी भवन वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी है जो अपन रेत वगैरह डालते हैं तो वो मृदा ही है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की सड़कें और निरर्थक पदार्थों के जो वेस्ट मटेरियल को मिलाने में जो मृदा का है उपयोग किया जाता है, यह भी क्या है, मृदा के कार्य है। अब अपन आगे देखते हैं, आगे बात करें तो मृदा के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मृदा के अध्ययन के बारे में बात करेंगे कि मृदा का अध्ययन है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बात करें अपन स्टडी ऑफ सॉइल की, मृदा के अध्ययन के बारे में बात करें तो मृदा का अध्ययन है जो 2 रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में करते हैं, 2 रूपों में करके 2 प्रकार से करते हैं। एक तो पेडोलॉजी के रूप में करते हैं और दूसरा है जो इडोफोलॉजी के रूप में करते हैं। मृदा शास्त्र इडोफोलॉजी के रूप में करते हैं। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी में है जो मृदा को किस प्रकार का पिंड माना जाता है, प्राकृतिक पिंड माना जाता है, नेचुरल पिंड माना जाता है कि मृदा क्या है, प्राकृतिक पिंड है। और ये मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है। जब भी पेडोलॉजी शब्द आए तो अपन को ध्यान रखना है कि पेडोलॉजी में मृदा को है जो प्राकृतिक पिंड माना जाता है और पेडोलॉजी में है जो अपन मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है जो अपन अध्ययन करते हैं। जन्म के यानी कि मृदा का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है, किस क्रियाओं से हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और विभिन्न प्रकार की मृदा है जो किन किन क्षेत्रों में कितनी % पाई जाती है उसके बारे में है जो वितरण के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इडोफोलॉजी की। तो इडोफोलॉजी में मृदा का अध्ययन है जो पादप समुदाय के संबंध में किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूछ सकते हैं अपन को ऑब्जेक्टिव रूप में कि मृदा का पौधों के संबंध में किस रूप में अध्ययन करते हैं, तो अपन इडोफोलॉजी में करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछ सकते हैं कि इडोफोलॉजी क्या है। तो इडोफोलॉजी क्या है, मृदा का अध्ययन करते हैं इडोफोलॉजी में और उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से है जो किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। अपन ने बात की थी अभी कि मृदा है क्या है, प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है, नेचुरल पिंड बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है। मृदा किस प्रकार से प्राकृतिक पिंड है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। मृदा हमेशा स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, इसके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता है।
इसके गुण तथा विशेष विभिन्न होती हैं। इसके गुण और गुण विशेष होते हैं। इसके मर्दा के गुण विशेष होते हैं। जो मर्दा में गुण पाए जाते हैं वो और किसी में नहीं पाए जाते, और अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। मर्दा को है जो जीवित पिंड माना जाता है। मर्दा क्या है? मर्दा एक प्रकार से जीवित पिंड है। क्यों जीवित पिंड है? क्योंकि जिस प्रकार से जीवित पदार्थों के सम्मान में मर्दा का विकास धीरे धीरे होता है, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास होता है, उनके जीवों के विकास में जो समय लगता है। अपन ने जो डार्विनवाद पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा होगा? डार्विनवाद पढ़ा होगा। इसमें जो डार्विन ने जो जीवों के विकास के लिए एक जो प्रोसेस बताई है कि जीवों का किस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ है, उसी प्रकार से मर्दा के विकास में भी कई हजारों वर्ष समय लग जाता है। मर्दा का विकास निर्माण है जो कोई 1 या 2 साल में नहीं होता है। मर्दा के निर्माण के लिए कई हजारों साल के जो प्रोसेस होती है, जिस प्रकार डार्विनवाद के अंतर्गत जीवों के निर्माण में एक लंबी प्रोसेस चली थी, उसी प्रकार है जो मर्दा पदार्थों का भी निर्माण होता है। इसलिए मर्दा को क्या माना जाता है? एक जीवित पिंड है जो माना जाता है। उसके बाद में बात करें तो इसका जन्म है जो पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है। मर्दा को अपन कभी भी कृत्रिम रूप से है जो नई निर्माण कर सकते हैं। इसका निर्माण हमेशा ही उसके पैतृक पदार्थ और उसके चट्टानों के अपक्षय के कारण होगा, चट्टानों के विखंडन के कारण होता है। और ये परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। जब भी मर्दा है जो परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी तो एक प्रोफाइल के रूप में विकसित होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मर्दा का ऊर्ध्वाधर काट लगाने पर उसमें विभिन्न प्रकार के सहस्त्र दिखाई देते हैं। उन सहस्त्रों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मर्दा प्रोफाइल या मर्दा परिच्छेदक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा मर्दा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड माना जाता है। मर्दा को किस प्रकार का पिंड माना जाता है? गतिशील माना जाता है, क्योंकि मर्दा में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा है, जैसे जल है, अधिक बारिश के कारण या अधिक वायु के कारण है मर्दा एक जगह से दूसरी जगह है जो स्थानांतरित होती रहती है। उसके अलावा ये जीवों एवं सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? और इसके अलावा ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मर्दा की जो विशेष कार्यों को प्रभावित करते हैं। मान लो अगर किसी मर्दा के अंदर सूक्ष्म जीवों की लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार है जो मर्दा में सूक्ष्म जीव है, ये है मर्दा की कार्यों को है जो प्रभावित करते हैं। मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि ये गहरी होती है। मैंने पहले भी बताया था कि मर्दा कैसी है? त्रिविमीय होती है। कैसी होती है मर्दा? त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय होती है। इसकी क्या होती है? इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है तथा इसकी गहराई होती है। इसलिए क्या है? मर्दा प्राकृतिक पिंड है। और इसके पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। इसका क्या होता है? मर्दा का है जो अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। और मर्दा का निर्माण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न होते हैं। जैसे मर्दा के लावा वगैरह के फटने से है जो मर्दा का निर्माण होता है। मर्दा है प्राकृतिक पदार्थों की सभी विशेषताओं को विनाश, संश्लेषण तथा परिवर्तन की पूर्ति करता है। मर्दा है जो विभिन्न प्रकार के जो प्राकृतिक पदार्थ है उनसे जो निर्मित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मर्दा एक क्या कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का क्या है? प्राकृतिक पिंड है। मर्दा में क्या पाए जाते हैं? एक तो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसके अलावा है जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनका क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। अब देखते हैं अपन की मर्दा है जो किस प्रकार से पौधों की वृद्धि का है एक प्राकृतिक माध्यम है। तो मर्दा पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को है जो 3 भागों में बांटा गया है। पौधों की वृद्धि है जो फसलों की वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कारक है क्लाइमेट जिसको जलवायु बोलते हैं, दूसरा कारक है जीवीय बायोटिक और तीसरा कारक है मर्दीय या एंडाफिक। बात करते हैं मर्दा वर्ग में। मर्दा के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण पाए जाते हैं। मर्दा में क्या पाए जाते हैं? भौतिक गुण पाए जाते हैं, मर्दा के जैविक गुण पाए जाते हैं और रासायनिक गुण पाए जाते हैं। मर्दा में होने वाले विभिन्न प्रकार, मर्दा के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे पेडोलॉजीकरण हो गई, कैनाबोलिज्म हो गई, ये सब क्रियाएं होती है। उसके अलावा जो मर्दा है पौधों की वृद्धि के खनिज और जल प्रदान करती है। मर्दा क्या करती है? पौधों की वृद्धि के लिए खनिज और उन्हें जो जल प्रदान करती है। अब बात करते हैं अपन मर्दा के अंदर कौन कौन से है जो आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। मर्दा के आवश्यक तत्वों की बात करें तो इसमें मर्दा में पौधे अपने पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, सल्फर तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों के अंदर है जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और पोषक तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं या आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वो किससे प्राप्त होते हैं? मर्दा से प्राप्त होते हैं। मर्दा है जो पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर है जो ये प्रदान करवाती है।
नाइट्रोजन मृदा तथा हवा दोनों से मिलता है। पौधों को है जो नाइट्रोजन मृदा से भी मिलता है तथा हवा से भी है जो अमोनिया के रूप में मिलता है। और वायु एवं जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। वायु और जल से क्या मिलता है? पौधों को कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलती है और ऑक्सीजन मिलता है। अब बात करते हैं अपन जल की। किसकी बात करते हैं? जल की बात करते हैं कि ये जल है जो मृदा के अंदर कितना पाया जाता है। जल की बात करें तो जल एक मृदा का प्रमुख अंग है। जल क्या है? मृदा का प्रमुख अंग है। मृदा में जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें से पानी का भाग सर्वाधिक होता है। किसी अपन क्षेत्र में अगर अपन ने पौधे लगाए हैं तो पौधे हैं मृदा से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी कि पोषक तत्व, खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करता है। उसमें है जो सर्वाधिक अवशोषण है जो जल का करता है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा बात करें पौधों के लिए पानी मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार, विभाजन कम हो जाता है। जब मृदा में क्या होती है कि पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पौधों को है जो पानी की मात्रा कम मिलती है, उसके कारण जो पौधों के कोशिकीय विस्तार है वो क्या है? कम हो जाता है, यानी कि पौधों की वृद्धि है वो धीमी पड़ जाती है। जल एक अच्छा विलायक है। जल है जो एक अच्छा विलायक है। बात करें अपन किसी विलेन की, किसकी बात करें दोस्तों? किसी विलेन की बात करें तो विलेन में क्या होता है? विलेय और विलायक दो पदार्थ होते हैं। विलेय वे पदार्थ होते हैं जो उसके अंदर मिलते हैं और विलायक वे है जो, जैसे अपन कोई घोल लेते हैं, जल व चीनी का घोल, ये क्या है? जल और अपन ने चीनी का विलेन लिया है। मान लो अपन ने जल और नमक का क्या लिया है? एक विलेन लिया है। तो इसमें नमक तो क्या होगा? विलेय होगा। और जल है जो विलायक होता है। जल क्या होता है? इसमें विलायक होता है। जो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मृदा में पाए जाते हैं उनको है जो घोल लेता है अपने अंदर। इसके कारण है कि जल के साथ साथ मृदा को है जो खनिज पदार्थ भी पौधों को है जो प्रदान होते रहते हैं तथा स्वयं भी जल के लिए पोषक तत्वों का कार्य करता है। मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है जो जल के अंदर घुले रहते हैं, वो भी पौधों को क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मृदा ताप, मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित होती है। जो मृदा है शुष्क रहती है, उसके अंदर मृदा तापमान ज़्यादा होता है। अगर अपन बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो पश्चिमी राजस्थान की मृदा क्या है? शुष्क ज़्यादा है। इस मृदा के शुष्क होने के कारण वहाँ का तापमान क्या है? अधिक रहता है। और अपन अगर आदर्श क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ है जो जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसके कारण वहाँ का तापमान कम होता है। खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ के चारों ओर जल भ्रमण करता रहता है। मृदा में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके अंदर है जो चारों तरफ क्या करते हैं? जल है जो घूमता रहता है और उसको अपने विलेय के अंदर घोल के मृदा को है जो प्रदान करता रहता है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन है जो जड़ों के श्वसन के लिए है जो ऑक्सीजन है जरूरी है। मृदा है तो जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन है जो जरूरी है। बात करते हैं उसके अलावा सभी जीवित पदार्थ जैसे जंतु और पौधों के श्वसन के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। चाहे अपन पौधों की बात करें या जंतु की बात करें, उनके श्वसन के लिए है जो ऑक्सीजन जरूरी होता है। और उसके पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की जरूरत होती है और पौधों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो पौधों में जड़ों के श्वसन के लिए है जो मृदा है ऑक्सीजन प्रदान करती है। पौधों की जड़ों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है। मृदा के अंदर जो पौधों की जड़ होती है उनके लिए श्वसन की क्रिया के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो है जो जल से प्राप्त होती है। इस मृदा से मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन पाई जाती है। मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 20.3% पाई जाती है। और नाइट्रोजन की मात्रा की बात करें तो ये 79.01% पाई जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.3% है जो है मृदा में पाई जाती है। मृदा में अपन बात करें ऑक्सीजन की, किसकी बात करें? ये बात मैं कर रहा हूँ मृदा के अंदर। मृदा में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 20.3%। कितनी पाई जाती है? 20.3% पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पाई जाती है 79.01%। कितनी पाई जाती है? 79.01% पाई जाती है। उसके अलावा अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी बात करें? CO2 की बात करें तो CO2 पाई जाती है, वो पाई जाती है 0.3% पाई जाती है। यह ध्यान रखना। पौधों के श्वसन के लिए है जो ऑक्सीजन जरूरी है। पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन है जो उस मृदा से ही है जो पौधों को प्राप्त होती है।
ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की जड़ें क्या है, वृद्धि नहीं कर पाती है। जब पौधों को है जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पौधों की जड़ों को, तो वो है जो वृद्धि नहीं कर पाती है, तथा जड़ अगर पौधों की वृद्धि नहीं करेगी तो पौधों की वृद्धि भी है जो रुक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन यांत्रिक आधार की। किसकी बात करते हैं, यांत्रिक आधार की, कि पौधे मृदा है जो पौधों को किस प्रकार से यांत्रिक आधार है जो प्रदान करती है। यांत्रिक आधार की बात करें, मैकेनिकल सपोर्ट की बात करें, तो कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशा ऐसी होती है कि जिनमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है। कुछ मृदाओं की क्या होती है, भौतिक दशा यानी कि फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन इस प्रकार से होती है जिसके अंदर पौधों की जड़ें है जो आसानी से वृद्धि कर सकती है। ये मृदाएं आदर्श होती है। वे मृदाएं जिनके अंदर पौधों की जड़ें हैं जो आसानी से वृद्धि कर सकती है वे अच्छी मृदाएं होती है। यहाँ आदर्श का मतलब क्या होता है, अच्छी होती है, अच्छी गुणवत्ता युक्त होती है, अच्छी होती है क्योंकि इनमें है जो वृद्धि करने वाले पौधे हैं जो पवन दर्द होते हैं। पवन दर्द की बात करें तो जब अधिक हवा बजती है, अधिक हवा के कारण है जो पौधों के गिरने की संभावना सर्वाधिक रहती है। उनको गिरने से बचाने के लिए है जो जड़ों की वृद्धि भी जरूरी है। जलाभाव सा होते हैं, ये क्या होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस होती है, यानी कि अगर मृदा में पानी की जो कमी पाई जाती है तो उस क्षेत्र में है जो जड़ अगर अधिक विकसित होगी, अधिक लंबी होगी, तो है जो बहुत नीचे से है जो मृदा जल को है जो पौधे ग्रहण कर सकते हैं आसानी से। ये मृदा के एक आयतन के पोषक तत्वों को शोषित कर सकते हैं। पौधों की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कड़ी परतों और उर्वरक शस्त्रों तथा नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा तथा विषैले विलीन लवणों की उपस्थिति की उचित प्रकार या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं होती है। अगर मृदा के अंदर क्या पाई जाएगी, कठोर परत पाई जाएंगी, क्या पाई जाएगी, कठोर परत पाई जाएगी। या इसके अलावा अउर्वर संस्तर, यानी कि जिन संस्तर है जो संस्तर है उनके अंदर अगर पोषक तत्वों की है जो कमी पाई जाएगी। उसके अलावा अगर नमी की मात्रा अत्यधिक होगी या न्यूनतम होगी तो उनके अंदर है जो पौधे हैं जो अच्छी प्रकार से वृद्धि नहीं कर पाएंगे। उसकी बात करते हैं अब मृदा अवयव की। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक विराम देते हैं, अब बात कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं अपन मृदा अवयव की। किसकी बात करते हैं, मृदा अवयव की बात करते हैं, सोइल कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो मृदा प्रणाली में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, मृदा ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है। मृदा में क्या क्या पाई जाती है, मृदा के कण होते हैं वो ठोस होते हैं, उनके अंदर है जो जल भरा रहता है वो द्रव होता है, और उसके अंदर मृदा कणों के अंदर जो गैस पाई जाती है वो कैसे होती है, गैस के रूप में होती है। पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस और द्रव अवस्था ही महत्वपूर्ण है। मृदा में जो पौधों को खाद्य तत्व या पोषक तत्व प्रदान करने की दृष्टि से देखें तो उसमें जो ठोस और जो द्रव पदार्थ है वो ही अवस्थाएं काम की है। मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं। मृदा के ठोस अवयव कैसे होते हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, महीन अवस्था में होते हैं, तथा मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थ होता है। मृदा आयतन की बात करें अपन, मृदा आयतन का लगभग 50% भाग, यानी कि जो मृदा आयतन होता है उसका 50% भाग क्या होता है, उसका 50% भाग होता है वो ठोस होता है। क्या होता है, 50% भाग होता है वो ठोस होता है। मृदा आयतन का 50% भाग ठोस होता है, जिसमें क्या होते हैं, शेष भाग क्या होता है जिसमें जल और वायु उपस्थित होती है, जिसे रंध्रावकाश बोलते हैं। मृदा आयतन होती है, मृदा आयतन में 50% भाग में क्या होते हैं, मृदा के छोटे छोटे महीन कण होते हैं, जो होता है 50% ठोस भाग होता है। उसके अलावा जो 50% भाग बचता है उसके अंदर मृदा वायु और मृदा जल भरा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, रंध्रावकाश बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रंध्रावकाश क्या होता है, तो रंध्रावकाश क्या होता है कि मृदा आयतन में ठोस पदार्थ के अलावा जो अन्य भाग होता है जिसके अंदर मृदा जल और मृदा वायु पाई जाती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं। मृदा के अवयव की बात करते हैं तो मृदा के 4 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, मृदा के 4 अवयव होते हैं। एक होता है खनिज पदार्थ, मृदा के 4 अवयव होता है खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और मृदा वायु। बात करते हैं अपन खनिज पदार्थ की। किसकी बात करें, खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो खनिज पदार्थ है मृदा में पाया जाता है वो 45% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, खनिज पदार्थ है मृदा में 45% पाया जाता है। और उसके अलावा अपन कार्बनिक पदार्थ की बात करें, किसकी बात करें, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ है वो 5% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, 5% पाया जाता है। मृदा जल की बात करें तो 25% पाया जाता है, और मृदा वायु की बात करें तो ये भी कितना पाया जाता है, 25% पाया जाता है। ये दोनों तो आते हैं ठोस भाग में, किस में आते हैं, ठोस भाग में आते हैं।
ये दोनों तो आते हैं ठोस भाग में। किस में आते हैं? ठोस भाग में आते हैं। और जो जल और वायु है, क्या जल और वायु है, ये किस में आते हैं? रंध्रावकाश में आते हैं। ध्यान रखना। मृदा में ठोस भाग कौन सा होता है? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ होता है। खनिज पदार्थ होता है 45% और कार्बनिक पदार्थ होता है वो होता है मृदा में 5%। मृदा जल होता है वो होता है 25% और मृदा वायु होती है 25%। ये सामान्य स्थिति में होती है। जब मृदा के अंदर बारिश होती है अधिक तो मृदा वायु है जो कम हो जाती है और मृदा जल है बढ़ जाता है। मृदा में जल है वायु का अनुपात 50:50 होता है। ये ध्यान रखना। मृदा में जल है वायु का अनुपात कितना होता है? 50:50 होता है। पीछे अपन ने पढ़ा था कि 25% जल होता है और 25% वायु होता है। यानी कि इसको अपन है जो 1:1 बोल सकते हैं। क्या 1:1 बोल सकते हैं? अगर ऑप्शन में 1:1 आए तो उसको सही करना है और 50:50 आए तो इसको सही करना है। मौसम में वातावरणीय कारकों का कारण इसका अनुपात घटता बढ़ता रहता है। मौसम मैंने बताया है कि अगर शुष्क मृदा है तो उसमें मृदा वायु अधिक हो गई और अगर उसमें नमी की मात्रा अधिक है तो मृदा जल अधिक होगा। बात करते हैं अपन खनिज पदार्थ। किसकी बात करते हैं दोस्तों? खनिज पदार्थ की बात करते हैं। खनिज पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि मृदा में खनिज पदार्थों का आकार एवं संगठन उनके पैतृक पदार्थों के अनुसार होता है। मृदा में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उसका संगठन और उसका आकार है जो मृदा का पैतृक पदार्थ है। जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है उन पदार्थों में जो खनिज पदार्थ की मात्रा और संगठन है उसके हिसाब से ही पाया जाता है। ये खनिज पदार्थ चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त होते हैं। मृदा में जो खनिज पदार्थ है वो किससे प्राप्त होते हैं? तो ये विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती है उनके अपक्षय होता है। जब उनका विखंडन होता है, अपन है जो आगे पढ़ेंगे मृदा के चट्टानों का अपक्षय और विखंडन की क्रिया है उसके द्वारा है जो ये होता है। ठोस भाग के 90% से अधिक भाग में है जो खनिज पदार्थ होता है। अपन ने ठोस भाग पढ़ा था 50%, उसमें है जो 45% खनिज पदार्थ था। तो क्या हुआ कि ठोस भाग का जो 90% से अधिक भाग है वो किससे घिरा रहता है? खनिज पदार्थों से घिरा रहता है। विभिन्न आकार के कणों में पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के मृदा कण होते हैं उसमें पाए जाते हैं। मृदा में कंकड़, पत्थर, बालू, सेल्ट एवं मृत्तिका में इसका अंश पाया जाता है। मृदा में अलग अलग कण होते हैं। कंकड़ होते हैं जो मृदा बड़े बड़े आकार के होते हैं। पत्थर, बालू, मृदा, सेल्ट और मृत्तिका में इसका है जो अंश यानी कि इसमें भाग पाया जाता है, इसमें ये पाए जाते हैं। मृदा में बालू एवं सेल्ट में अंश अत्यधिक मात्रा में होता है। अगर अपन खनिज पदार्थ की बात करें तो बालू और सेल्ट प्रकार के जो मृदा है इसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा खनिज होता है जो क्वार्ट्ज और फेल्सपार होते हैं। बालू और जो सेल्ट मृदा होती है इसमें क्वार्ट्ज और फेल्सपार नाम के खनिज पाए जाते हैं। मृदा में मृत्तिका अंश में द्वितीय खनिजों की प्रधानता होती है। जो मृदा का मृत्तिका का अंश है इसमें जो द्वितीय खनिज होते हैं, द्वितीय खनिज क्या होती है कि वे खनिज जिनका निर्माण है जो प्राथमिक खनिजों से होता है उसे बोलते हैं द्वितीय खनिज। और मृदा के खनिज पदार्थों में लगभग 90% सिलिका, एल्यूमिनियम और आयरन, ऑक्सीजन होता है। मृदा का जो खनिज पदार्थ है, मृदा में विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इनमें मुख्य रूप से 90%, कितने प्रतिशत? 90% की बात करें तो 90% है जो सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन है जो पाया जाता है। अब उससे आगे अपन बात करते हैं। अपन बात करते हैं दूसरा कार्बनिक पदार्थ। खनिज पदार्थ के बाद में किसकी बात करते हैं अपन? ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ है जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों या पशुओं के अवशेषों के सड़ने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक भार के रूप में पाया जाता है। तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के जो अपक्षय है, जो उनके जो अपशिष्ट है उसके सड़ने से तथा उनकी बॉडी के अपघटन या सड़ने से या विघटन से है जो मृदा में खनिज पदार्थ है जो कार्बनिक पदार्थ है वो प्राप्त होता है। वो और कितना होता है? मैंने पीछे भी बताया था, ये कितना होता है? 3 से 5% होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 से 5% होता है। मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन के कारण मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के जब सूक्ष्म जीव है जो विच्छेदन की क्रिया करते हैं उसके कारण है जो मृदा की उर्वरता है यानी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहती है। कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। कार्बनिक पदार्थ मृदा में क्या कार्य करते हैं? मृदा में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक है उसको प्रदान करते हैं।
मर्दावातन में बढ़ोतरी करते हैं। मर्दावातन क्या होता है? मर्दा और वायुमंडल के बीच में वायु का आदान प्रदान मर्दावातन होता है। मर्दा में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, उसे बोलते हैं मर्दावातन। जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मर्दा के अंदर केसीय जल की अधिक मात्रा पाया जाना, यानी कि केसीय जल को धारण करने की क्षमता, उसको बोलते हैं जल धारण क्षमता में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है तथा मर्दा संरचना में जो सुधार करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं? ये पौधों के सूक्ष्म जीवों के विच्छेदन से बनते हैं और मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ हैं जो पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। मृदा वर्तन में बढ़ोतरी करते हैं, जल धारण क्षमता में वृद्धि करते हैं और उसकी संरचना में भी है जो सुधार करते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ प्राय आंशिक विच्छेदित होते हैं। मृदा में है जो कार्बनिक पदार्थ कैसे विच्छेदित होते हैं? आंशिक विच्छेदित होते हैं। और जो पूर्ण रूप से सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस होती है जो ये मृदा कार्बनिक पदार्थ है जो पूर्ण रूप से सड़े गले होते हैं। अब बात करते हैं अपन अगले कंपोनेंट्स की। तो अगला कंपोनेंट्स आता है मृदा जल, सोइल वाटर आता है। क्या आता है दोस्तों? मृदा जल आता है। मृदा जल का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 25% है। कितना प्रतिशत है हिस्सा दोस्तों? 25% है। और मृदा जल है जो रंध्रावकाशों में रहता है। किसमें रहता है? रंध्रावकाशों में रहता है। और जो पौधों को पोषण के लिए है मृदा जल की भूमिका अहम होती है। मृदा में अगर पौधे हैं जो मृदा से विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और लवण अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो वो किसके माध्यम से ग्रहण करेंगे? वो माध्यम से ग्रहण करेंगे, वो करेंगे जल के माध्यम से ग्रहण करेंगे। ये लवणों एवं पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करता है। मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। मृदा जल, मृदा में मृदा जल किस पर निर्भर करता है? तो एक तो मृदा संरचना, मृदा गठन, उसका मृदा का गठन किन रूप में होता है? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, मृदा कोलाइड्स की प्रकृति पर है जो निर्भर करता है। अब अगर अपन लास्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वो बात करते हैं मृदा वायु के बारे में। किसमें बात करते हैं दोस्तों? मृदा वायु के बारे में बात करते हैं। अपन अगर बात करें मृदा वायु की, मृदा वायु, तो मृदा में रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। कितना प्रतिशत होता है? जल और वायु का अनुपात कितना होता है? मृदा में जल और वायु का अनुपात 1:1 होता है। 25% जल होती है और 25% वायु होती है। मृदा वायु रंध्रावकाशों में उपस्थित रहती है। इस कारण इसका वितरण है जो असमान होता है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है। पहले मैंने पीछे बता रखा है कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.3% होती है। और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03% होती है। 0.3 होती है मृदा में और वायुमंडल में कितनी होती है? 0.03%। ये होती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल की तुलना में मृदा में है जो 10 गुना CO2 है जो अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, मृदा वायुमंडल की तुलना में मृदा में है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 है वो 10 गुना है जो अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। मृदा में है जो अपन आगे नीचे गहराई में जाएंगे तो मृदा में गहराई में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तथा CO2 की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा था मृदा के कार्य, मृदा के परिभाषा और मृदा के अवयव पढ़े हैं। कल अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पृष्ठीय मृदा और अवमृदा। किसके बारे में बात करेंगे? पृष्ठीय मृदा और अवमृदा। आज का अपन जो सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपने वीडियो को अंत समय तक देखा इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वंदे मातरम।